नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इवेंट हुआ आयोजित। भारत का विजन एआई फॉर ऑल, समावेशी विकास में अहम है एआई। महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला, लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 27 सालों की लंबी यात्रा की तय। और होयसल मंदिर यूनेस्को हेरिटेज में शामिल, स्थापत्य के लिए मशहूर है ये मंदिर। भारत में 42 हुई विश्व विरासत स्थलों की संख्या। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। कर्नाटक के बेलूर, हेलीवुड और सोमनाथ में स्थित होयसल मंदिर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुई बैठक में लिया गया है। अब भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की कुल संख्या 42 हो गई है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट्स के मामले में 6वें नंबर पर पहुंच गया है। इन तीनों मंदिरों को ASI का संरक्षण हासिल है। होयसल मंदिरों में मंदिर निर्माण की विशिष्ट स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। मंदिरों का निर्माण तारे की डिजाइन में किया जाता है, साथ ही उन्हें एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया जाता है जिसे जगती कहा जाता है। मंदिरों के निर्माण के लिए क्लोरिटिक स्टिट मटेरियल का प्रयोग किया जाता है जिसे सोपेस्टोन भी कहा जाता है। इन मंदिरों में कर्नाटक के बेलूर में स्थित चेन्ना केशव मंदिर शामिल है। यागची नदी के किनारे बने इस मंदिर को होयसल राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। मंदिर को चोलों पर विजय प्राप्ति के अवसर पर बनवाया गया था, इसलिए इसे विजय नारायण मंदिर भी कहा जाता है। चेन्ना केशव मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। चेन्ना का अर्थ होता है सुंदर और भगवान विष्णु को केशव भी कहा जाता है। वैष्णव मंदिर होने के बावजूद इसकी दीवारों पर शैव, शक्ति, जैन और बौद्ध धर्म की तस्वीरें भी उकेरी गई हैं। हलेबीडु स्थित होयसलेश्वर मंदिर होयसल राजाओं द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा शिव मंदिर है। मंदिर के सामने एक नंदी मंडप बनाया गया है जिसमें नंदी की विशाल प्रतिमा है। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं, संतों, जानवरों, पक्षियों और होयसल राजाओं के जीवन के चित्र उकेरे गए हैं। हलेबीडु को पहले द्वार समुद्र के नाम से जाना जाता था। सोमनाथपुर के केशव मंदिर को नरसिम्ह तृतीय के काल में उनके जनरल दंडनायक सोमनाथ के द्वारा बनवाया गया था। 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इस सत्र में कुछ ऐतिहासिक फैसले लिए जाने की बात कही गई है। गौरतलब है कि संसद का यह सत्र नए संसद भवन में आयोजित किया जा रहा है। पुराने संसद भवन को संविधान सदन नाम दिया गया है। नए संसद भवन में लोकसभा में पहला विधेयक महिला आरक्षण पर पेश किया गया। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। सरकार के मुताबिक इससे राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर महिलाओं की भागीदारी नीति निर्माण में बढ़ेगी। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में भी मदद मिलेगी। बिल में लोकसभा, विधानमंडलों में विधानसभा और दिल्ली असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट्स के भीतर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व रहेंगी। यह रिजर्वेशन 15 सालों के लिए प्रस्तावित किया गया है। रिजर्वेशन परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों का प्रतिशत 14.36% है। वर्तमान लोकसभा में कुल 78 महिला सांसद हैं। कई राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। देश में राजनीति में महिलाओं को आरक्षण देने का यह इतिहास तकरीबन 27 साल पुराना है। पहली बार संसद और राज्य विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर बिल साल 1996 में HD देवगौड़ा सरकार के समय पेश किया गया था। तब से लेकर लगभग हर सरकार ने ऐसे प्रयास किए। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते सभी दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। साल 2010 में यूपीए सरकार राज्यसभा से बिल पास कराने में सफल रही थी, हालांकि लोकसभा में आगे नहीं बढ़ सका था। आपको बता दें कि साल 1987 में राजीव गांधी सरकार के समय मार्गरेट अल्वा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने नेशनल प्लान फॉर विमेन 1988 से 2000 पेश किया था। इस समिति की 353 सिफारिशों में निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण भी शामिल है। इन सिफारिशों के आधार पर ही प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा के काल में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए महिलाओं को
स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया गया था। अब आप सभी लोगों के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम 2024 के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर के आई है। नए बैच की शुरुआत 22 सितंबर 2023 से हो रही है और ये बैच इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में एक ही समय में शुरू किए जा रहे हैं। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे यह कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 78वें सत्र से पहले एक साइड इवेंट आयोजित किया गया है। ये इवेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एक्सेलरेट प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आयोजित है। इस मौके पर UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत का विजन AI फॉर ऑल बताया है। भारत AI को समावेशी समृद्धि, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए समाधान और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अहम मानता है। AI फॉर ऑल के मकसद को पूरा करने के लिए भारत ने कई प्रयास किए। साल 2018 में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च की गई। साल 2022 में इंडिया AI पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी भी तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि इंडिया AI यानी नेशनल AI पोर्टल फॉर इंडिया भारत के AI कार्यक्रम के लिए कंटेंट रिपोजिटरी के तौर पर अहम है। यह पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत है। भारत के AI पिलर्स में AI इन गवर्नेंस, डाटा फॉर AI, स्किलिंग इन AI, AI IP एंड इनोवेशन, AI एथिक्स एंड गवर्नेंस और AI कंप्यूटेड एंड सिस्टम्स शामिल हैं। FEMMI यानी फ्रीडम ऑफ माइनर मिनरल्स इंडस्ट्री ने नीति आयोग से पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म मिनरल पॉलिसी लागू करने की वकालत की है। मांग के मुताबिक इससे देश में वन नेशन वन मिनरल वन टैक्स व्यवस्था के तहत पारदर्शी तरीके से खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। गौरतलब है कि द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत माइनर मिनरल्स पर विधिक और प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों का होता है। एक्ट की धारा 15 राज्य सरकारों को माइनिंग लीज संबंधी अधिकारों की शक्ति प्रदान करती है। इससे राज्य सरकारों ने माइनर मिनरल्स के खनन में कानूनों को जटिल बना रखा है। मांग की गई है कि द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत गाइडलाइंस जारी किया जाए, जिससे सभी राज्यों में एक समान नियम लागू किया जा सके। चलिए अब फटाफट नजर डाल लेते हैं रैपिड न्यूज पर। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में जेवलिन थ्रो डायमंड लीग 2023 का आयोजन किया गया। इस लीग में भारत के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 83.80 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि चेक रिपब्लिक के जैकब वर्डलेज्ड 84.24 मीटर का जेवलिन थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा पिछले साल डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने थे। भारतीय तटरक्षक द्वारा पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया है। इस अभ्यास के अंतर्गत तटीय सुरक्षा को मजबूत करने, मछुआरों के लिए बायोमेट्रिक कार्ड जारी करने से लेकर मछली पकड़ने वाली नौकाओं की कलर कोडिंग तक कई उपाय किए गए हैं। इस अभ्यास का मकसद तटीय सुरक्षा तंत्र का पुनर्मूल्यांकन करना तथा समुद्र में मछुआरों के बीच जागरूकता लाना है। NHAI ने बेंगलुरु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता बेंगलुरु MMLP प्राइवेट लिमिटेड और रियायत ग्राही SPV मेसर्स के साथ बेंगलुरु लॉजिस्टिक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किया है। यह PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत देश में लागू की गई है और सबसे पहले MMLP परियोजना है। लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत मंत्र को अपनाते हुए MSME और KVIC के बीच 3 अलग-अलग समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। नए भारत की आधुनिक खादी के इस समझौते में प्रसार भारती, NBCC लिमिटेड और लिमिटेड कॉर्पोरेशन शामिल हैं। इनका मकसद खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आधुनिक और युवाओं के बीच अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की एक रेजिमेंट की खरीद को मंजूरी दी है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह हवा में एक निश्चित सीमा तक मार करने के बाद अपना रास्ता बदलने की क्षमता भी रखती है। इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स शामिल हैं। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, इंडिया AI पोर्टल संबंधित है कृषि से, शिक्षा से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से या फिर देश में नवाचार के विकास से?
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल मंदिर अपने तारे की आकृति की शैली के लिए प्रसिद्ध है। सभी होयसल मंदिर शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। होयसल मंदिरों को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें से कोई नहीं। अब एक बार नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन पर क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या हैं उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के तहत लॉन्च की गई है? कौशल विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय या फिर श्रम मंत्रालय? इसका सही जवाब है विकल्प सी। अगला प्रश्न था, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर आधारित है। इसमें माली, बुर्किना फासो और नाइजीरिया शामिल हैं। यह पश्चिमी और पूर्वी अफ्रीका के एकीकरण के मकसद से लॉन्च किया गया संगठन है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या इनमें में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन सही है। इसमें माली, बुर्किना फासो और नाइजर शामिल हैं। ये तीनों देशों में आपसी रक्षा के लिए किया गया पैक्ट है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।